हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं रामनिवास सैनी सक्सेस सेंटर सीकर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज भी मैं कल की तरह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलिए अपन देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन आप लोगों का कि परिपथ का वह अवयव जो वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है। तो देखो वोल्टेज परिवर्तन का विरोध कौन करता है, ये चीज आप लोगों से प्रश्न के अंदर पूछी गई है। तो देखो पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन आप लोगों का दिया गया है प्रतिरोध दिया गया है। तो देखो प्रतिरोध तो क्या करता है, वोल्टेज को तो बांटता है, विभव को तो क्या करता है भाई, विभक्त करता है। विभव को विभक्त करने का काम करता है और धारा को नियंत्रित करने का काम करता है। धारा को नियंत्रित करेगा लेकिन वोल्टेज को परिवर्तित तो नहीं करेगा। दूसरा आपका भाई संधारित्र, तो संधारित्र है वो आपका सही जवाब होगा। संधारित्र क्या करता है, वोल्टेज में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो तो क्या होगा भाई, वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करने वाली जो एलिमेंट होता है, तत्व होता है, अवयव होता है, उसको अपन क्या कहते हैं भाई, संधारित्र कहते हैं। तो सही जवाब तो क्या होगा इसका, 2 नंबर हो जाएगा। अब यदि अपन बात करते हैं इंडक्टेंस की, तो ऐसी धारा में जो धारा में ऐसी धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध कौन करता है भाई, इंडक्टेंस करता है। लेकिन अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भाई वोल्टेज परिवर्तन का विरोध कौन करता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई, संधारित्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और बोला गया है कि यदि जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक 32 है तो इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। अब देखो इलेक्ट्रॉन में कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन बढ़ने का सूत्र आप लोगों ने देख रखा है, क्या होता है भाई, 2n²। n क्या है, यहाँ पर कक्षाओं की संख्या है। अब मान लीजिए पहली कक्षा आपकी, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, n की जगह 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, और 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा भाई, 2 मिल जाएगा। यदि मैं बात करता हूँ दूसरी कक्षा में, अर्थात इसे क्या बोलते हैं, इसे l बोलेंगे, तीसरी को अपन m बोलेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा। तीसरी कक्षा की मैं बात करता हूँ तो 2 की जगह मैं कितना लिखूंगा भाई, आपका 3 लिखूंगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं 18। तो अर्थात मैं कहूंगा पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दूसरी में 8 भरेंगे और तीसरी में 18 भरेंगे। अपने पास में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है भाई, 32। 18 और 8 कितना हो गया आपका 26, 26 और 2 28। तो बाहर की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे भाई, 28 हो गया, तो आपका 32 था, तो आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी भरी जाएगी भाई, 4 भरी जाएगी। इसीलिए अपन कहते हैं कि जो जर्मेनियम वो चतुसंयोजी पदार्थ है और जर्मेनियम आपका अर्धचालक पदार्थ है, तो सिलिकॉन की भी संयोजकता आपकी 4 होती है। तो यहाँ पर जो जर्मेनियम परमाणु क्रमांक है उसमें आप बाहर की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या भरेंगे, आप लोग 4 इलेक्ट्रॉन की संख्या भरोगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, हाँ तो देखो भाई इस क्वेश्चन में धारिता परिपथ में धारा विभव से। तो देखो भाई आपका कैपेसिटिव सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट में क्या होगा, ये तो मान लीजिए आपका वोल्टेज V है और कैपेसिटर में करंट क्या होती है, वो वोल्टेज से आपकी आगे रहती है। शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट की बात अपन करते हैं तो 90 डिग्री आपकी आगे रहेगी। तो अपन यहाँ कह सकते हैं कि जो कैपेसिटिव सर्किट है धारिता परिपथ के अंदर विभव से जो आपकी धारा हो क्या रहेगी, आपकी आगे रहेगी। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा भाई, 2 नंबर जवाब हो सही हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि कैपेसिटर सर्किट के अंदर जो आपकी करंट है वो वोल्टेज से क्या रहेगी, आपकी आगे रहेगी। जबकि इंडक्टिव सर्किट होता तो उसमें क्या आपकी क्या करती भाई, करंट आपकी ले करती, लेकिन कैपेसिटर में क्या करेगी भाई, लीड करेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ भाई कह रखा है कि भाई ए व बी के मध्य आपको क्या बताना भाई, तुल्य प्रेरकत्व बताना है। तो देखो सिंपल सा सर्किट दे रखा है, ये इंडक्टर है और दूसरा आपका इंडक्टर दिया हुआ है। यदि ये सामान्य इंडक्टर होता तो मैं कह देता भाई श्रेणी क्रम में, तो मैं कह देता कि पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, आपका जुड़ जाएगा। अर्थात ये आपका L1 है और ये मान लीजिए आपका कौन सा भी L2। लेकिन ये दोनों इंडक्टर हैं श्रेणी क्रम में तो जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों के मध्य अपने को म्यूचुअल इंडक्टेंस की डायरेक्शन भी दे रखी है और दोनों के पहले क्या दे रखा है भाई, आपका डॉट दे रखा है। तो मैं कह सकता हूं कि भाई ध्रुवता है ये तो क्या आपकी समान है।
तो ध्रुवता समान होती है तो देखो क्या होगा आपका L1 प्लस L2 प्लस 2m। और यदि ध्रुवता आपकी असमान होती तो प्लस की जगह क्या आ जाता भाई आपका -2m आ जाता। तो यहाँ पर A व B के मध्य जो तुल्य प्रेरकत्व होगा वो आपको क्या मिलेगा भाई L1 प्लस L2 प्लस 2m। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कि आरएमएस और औसत मान का अनुपात क्या कहलाता है। तो देखो आरएमएस और औसत मान का अनुपात ये तो मान लीजिए आपका कौन सा मान है भाई आरएमएस वैल्यू है, ये आरएमएस वैल्यू है। और ये मान लीजिए आपका कौन सा है भाई एवरेज वैल्यू है, ये आपकी एवरेज वैल्यू है। इन दोनों के अनुपात को अपन किसके नाम से जानते हैं भाई फॉर्म फैक्टर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं अपन फॉर्म फैक्टर के नाम से जानते हैं। और फॉर्म फैक्टर को अपन क्या कहते हैं भाई आकृति गुणांक के नाम से भी जानते हैं। इसे अपन आकृति गुणांक भी कहते हैं और इसे अपन रूप गुणांक के नाम से भी जानते हैं। इसे अपन रूप गुणांक के नाम से भी जानते हैं। तो आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है फॉर्म फैक्टर। और जावक्रीय तरंग होती है साइन वेव होती है उसके लिए इसका मान कितना होता है भाई 1.11 इसकी वैल्यू आती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल आगुण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी मोटर अच्छी है। तो देखो टॉर्क के आधार पर अपने को सबसे जो अच्छी मोटर होगी अच्छी क्वालिटी होगी टॉर्क के आधार पर उस मोटर का चुनाव करना है। तो देखो डीसी मोटर का जो टॉर्क होता है डीसी मोटर का जो टॉर्क होता है वो अपने को मिलता है आर्मेचर धारा के समानुपाती। तो अपन कह सकते हैं कि डीसी जो शंट मोटर है उसका जो आर्मेचर टॉर्क है वो आर्मेचर धारा के समानुपाती मिलता है। और जितनी भी प्रकार की जो आपकी इंडक्शन मोटरें होती हैं इंडक्शन मोटर का जो टॉर्क होता है वो आपका वोल्टेज के वृत्त के समानुपाती मिलता है। और डीसी श्रेणी मोटर में क्या होता है अभी डीसी श्रेणी मोटर के अंदर जो आपका टॉर्क होता है वो आर्मेचर में बहने वाली धारा के वृत्त के समानुपाती होता है। और यदि मैं सिंक्रोनस मोटर की बात करूं तो सिंक्रोनस मोटर का जो टॉर्क होता है वो सप्लाई वोल्टेज के समानुपाती होता है। तो कुल मिलाकर यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि किस प्रकार की मोटर में सबसे अधिक टॉर्क मिलेगा तो मैं आप लोगों का कहूंगा कि भाई डीसी श्रेणी मोटर का टॉर्क है वो मेरे को ज्यादा मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो आपका डीसी सीरीज मोटर होगा क्योंकि यही अपने को सबसे अधिक टॉर्क देती है। और जैसे अपन लोड का मान बढ़ाते हैं तो अपने को अधिकतम टॉर्क प्राप्त होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक 12 मिली एम्पियर धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध 1.2 किलो ओम है, इसके समक्ष वोल्टेज स्रोत क्या होगा। तो देखो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया है और आपको बहने वाली विद्युत धारा का मान दिया गया है। 1.2 किलो ओम तो इंटरनल रेजिस्टेंस का मान है और एक 12 मिली एम्पियर की आपकी करंट बह रही है। तो आपको पता है वोल्टेज V बराबर क्या होता है भाई आपका IR होता है। तो देखो I का वैल्यू है, I की वैल्यू आप लोगों को कितनी दी गई भाई 12 मिली एम्पियर दी गई है और R का मान आप लोगों को कितना दिया गया भाई 1.2 किलो ओम में दिया गया है। अब देखो मैं क्या करूंगा मिली को हटाऊंगा तो 10 की पावर -3 लगाऊंगा और किलो को मैं हटाऊंगा तो 10 की पावर +3 लगाऊंगा। अब देखो 10 की पावर -3 से 10 की पावर +3 तो क्या हो गया भाई कैंसिल। और 12 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा भाई 1.2 से। यदि 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 144 आता है। एक संख्या छोड़कर आपका क्या लग जाएगा भाई पॉइंट। आपसे वोल्टेज सोर्स पूछा है तो इसकी इकाई अपने को क्या मिलेगी मेरे भाई वोल्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो वोल्टेज जो स्रोत होगा वो कितना मिलकर मिलेगा अपने को 14.4 वोल्टेज। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो कितना मिलेगा मेरे को 14.4 वोल्टेज। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। यहाँ जो स्टूडेंट है वो गलत किस तरीके से करेगा इस मिली और किलो में क्या हो जाएगा वो कंफ्यूज हो जाएगा और आपका आंसर गलत हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन तो है वो आपका सामान्य से एक फॉर्मूले पे। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है आपका V बराबर IR का फॉर्मूला लग रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ भाई ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च गुणवत्ता के सतह से सतह संपर्क में प्रयुक्त चालक होता है। तो ये कह रहा है कि यदि आप दो धातुओं को जोड़ेंगे दो चालक तारों को जोड़ेंगे तो जो सतह प्रतिरोध है कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस वो सबसे कम किसका होगा। तो देखो भाई सबसे अधिक चालकता किसकी होगी
आपको चांदी दिया गया है, तांबा दिया गया है, एल्यूमिनियम दिया गया है, सोना दिया गया है। तो यदि अपन बढ़ते हुए क्रम में बात करते हैं चालकता सबसे ज्यादा जो आपकी चालकता होगी वो किसकी होगी भाई? आपकी चांदी की होगी। चांदी के बाद में आपका नंबर आता है भाई तांबे का, और उसके बाद में आपका नंबर आता है किसका भाई? सोना का, और उसके बाद में नंबर किसका आता है भाई? एल्यूमिनियम का। तो आप लोग खुद देख लीजिए कि सबसे अधिक चालकता किसकी है भाई? चांदी की है। तो सतह से सतह जो प्रतिरोध होगा, कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, वो अच्छी गुणवत्ता वाला किसका होगा भाई? आपका चांदी का होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो क्या निकल कर आएगा भाई? चांदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह है भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परिपथ की धारिता को बढ़ाया जा सकता है। अब परिपथ में आपको कैपेसिटेंस बढ़ाना है, धारिता को बढ़ाना है। तो धारिता किस तरीके से बढ़ेगी? संधारित्र को जब समांतर क्रम में लगाते हैं, संधारित्र को यदि आप समांतर क्रम में संयोजित करते हैं, तो समांतर क्रम में संयोजित करेंगे तो संधारित्र में मिलने वाली जो धारिता है उसका मान क्या होता है भाई? आपका बढ़ता है। तो यहाँ पर अपन कहेंगे कि संधारित्र को समांतर क्रम में संयोजित में क्रम में लगाने से धारिता का मान क्या मिलता है? अपने को ज्यादा मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो क्या मिल जाएगा भाई? कि कैपेसिटर को यदि आप लोग समांतर क्रम में संयोजित करेंगे तो परिपथ की धारिता का मान क्या मिलेगा भाई? आपको ज्यादा मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि चुंबकीय परिपथ के लिए ओम का नियम है। तो देखो आपके दो परिपथ हैं। एक तो मान लीजिए आपका भाई वैद्युत परिपथ है, ये तो मान लीजिए आपका वैद्युत परिपथ है, और ये मान लीजिए आपका चुंबकीय परिपथ है। ये आपका है भाई चुंबकीय परिपथ है, ये आपका चुंबकीय परिपथ है। अब देखो चुंबकीय परिपथों में परिपथ में बहती है भाई आपकी करंट बहती है। तो अपन आई को किससे डिनोट कर रहे हैं भाई? करंट से। करंट को आई से अपन डिनोट कर रहे हैं। और चुंबकीय परिपथों में कौन बहता है भाई? आपका फ्लक्स बहता है, और फ्लक्स को अपन किससे डिनोट करते हैं भाई? फाई से। वैद्युत परिपथ में धारा बहने में जो अवरोध डालता है उसे अपन क्या कहते हैं भाई? रेजिस्टेंस कहते हैं। और रेजिस्टेंस को अपन किससे दर्शा रहे हैं भाई? आर से दर्शा रहे हैं। और यहां पर जो आपका अवरोध डालेगा फ्लक्स बहने में उसे अपन क्या कहते हैं भाई? रिलक्टेंस कहते हैं। उसे अपन क्या कहेंगे भाई? रिलक्टेंस कहेंगे। और रिलक्टेंस को अपन किससे दर्शाते हैं भाई? आर एम से। यहां विद्युत धारा किसके कारण बहती है भाई? वोल्टेज के कारण बहती है। तो वोल्टेज को अपन किससे दर्शाते हैं भाई? वी से। और यहां जो फ्लक्स बहता है वो आपका किससे फ्लक्स है वो किससे भाई बहता है? मैग्नेटोमोटिव फोर्स। और इसको अपन जनरली बोल सकते हैं भाई, इसे अपन एफ एम से दर्शाते हैं। अब देखो आपको ये कहा है कि ओम के नियम से I बराबर क्या होता है? V बटा आर। और V बराबर क्या होगा आपका? आई आर। और R बराबर क्या हो जाएगा भाई? आपका V अपॉन I। तो इसी तरीके से मैं यहां लिख सकता हूं कि फाई बराबर तो क्या होगा भाई? मैग्नेटोमोटिव फोर्स बटा आर एम। और आर एम बराबर क्या हो जाएगा भाई? आर एम बराबर हो जाएगा मैग्नेटोमोटिव फोर्स बटा फ्लक्स। और आपका मैग्नेटोमोटिव फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? मैग्नेटोमोटिव फोर्स बराबर मैं लिख सकता हूं फ्लक्स गुणा रिलक्टेंस। तो चुंबकीय परिपथों में ओम के नियम से मैग्नेटोमोटिव फोर्स बराबर इस तरीके से क्या निकल कर आएगा? फ्लक्स गुणा रिलक्टेंस। फ्लक्स को अपन किससे डिनोट कर रहे हैं भाई? फाई से। और रिलक्टेंस को अपन किससे डिनोट कर रहे हैं भाई? आर एम से। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा भाई? आपका 4 नंबर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार आपका रिपीट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको पता रखना है कि रिलक्टेंस को अपन किससे दर्शा रहे हैं, फ्लक्स को अपन किससे दर्शा रहे हैं, और ओम के नियम के लिए कौन सी चीज लागू होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक परिपथ में 5 ओम का प्रतिरोध संयोजित है तथा उसमें 5 मिनट तक 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। उत्पन्न ऊष्मा का मान बताइए। जो प्रतिरोध लगा हुआ है उसमें आपकी कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी वो चीज आप लोगों को क्या करनी है भाई? ज्ञात करनी है। तो देखो ऊष्मा ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है भाई? H बराबर आई स्क्वायर आर टी। एच बराबर सूत्र क्या होता है आपका? आई स्क्वायर आर टी।
आई का मान आप लोगों को कितना दिया गया भी 0.5 एम्पियर, तो मैं आई की जगह लिखूंगा भी आपका 0.5 एम्पियर का स्क्वायर, और प्रतिरोध का मान कितना दिया गया भी आप लोगों को 5 ओम, और समय कितना दिया गया भी आपको 5 मिनट दिया गया है। तो मिनट को आप लोग किस में कन्वर्ट करेंगे भाई सेकंड के अंदर, तो आपको बताइए तो 5 मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे भैया आप लोग 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप लोग इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.25, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका 25, और ये कितना हो जाएगा भाई आपका 60 हो जाएगा। अब देखो मैं इसे हल करता हूँ, 25 0 और 25 होंगे 150, और ये कितना भाई आपका 0.25, 15 5 75 और 15 दूनी 30, तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका 37। दो संख्या छोड़कर कितना लग जाएगा भाई आपका पॉइंट लग जाएगा। और ऊष्मा की जो इकाई होती है वो क्या होती है भाई आपकी जूल। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो आपका कितना जूल ऊष्मा उत्पन्न करेगा, 375 जूल है वो ऊष्मा आपकी उत्पन्न करेगा। आप आराम से देख लीजिए, आई का मान 0.5 एम्पियर था और प्रतिरोध का मान 5 और समय आपका 5 मिनट दिया गया है, तो मैंने सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए उसे 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 0.5 का जो स्क्वायर करेंगे तो 0.25 मिलेगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 हो गया और ये 60 था। इस तरीके से हल करते हैं तो आपको जो प्रतिरोध है उससे उत्पन्न ऊष्मा कितनी मिलती है भाई 375 जूल आप लोगों को ऊष्मा मिलती है। बढ़िया शानदार सा क्वेश्चन है, आराम से आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ भाई, आगे का क्वेश्चन आपका कि दिष्ट धारा जनित्र में उत्पन्न विद्युत वाहक बल किसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो पहले तो देखो कई स्टूडेंट तो इस अनुक्रमानुपाती में ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मेरे भाई इस अनुक्रमानुपाती को अपन कहते हैं समानुपाती। इसको अपन किसके नाम से जानते हैं भाई, समानुपाती के नाम से जानते हैं। अब आपसे कहा गया है कि आर्मेचर में उत्पन्न होने वाला ईएमएफ वो किसके समानुपाती होता है। तो देखो मैं क्या कहूँगा भाई, Eg बराबर होता है आपका फाई जेड एन बटा 60 गुणा पी अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। फाई आपका फ्लक्स होता है, जेड चालकों की संख्या, एन घूर्णन गति, पी पोल की संख्या, ए समांतर पथों की संख्या। तो देखो यहाँ पर अपन कह सकते हैं भाई चालकों की संख्या के भी समानुपाती होगा और घूर्णन गति के भी समानुपाती होगा और पोल की संख्या के भी समानुपाती होगा, और आपका आर्मेचर में जो समांतर पथों की संख्या है उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो अपने को तो समानुपाती निकालना, तो पहला बोलेगा भाई फील्ड धारा, तो फील्ड धारा का कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये भी आपका गलत है। आर्मेचर के समांतर पथों की संख्या की तो व्युत्क्रमानुपाती है, नहीं कि समानुपाती, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया आपका गलत है। कुंडलियों की संख्या के, कुंडलियों की संख्या नहीं है वो चालकों की संख्या है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन दिया गया है ध्रुवीय फ्लक्स के अर्थात फील्ड पोल फ्लक्स के जो ईएमएफ है वो क्या होता है भी आपका समानुपाती होता है। तो यहाँ पर जो आपका जवाब होगा अपन कह सकते हैं कि डीसी जनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल फील्ड पोल से उत्पन्न होने वाली फ्लक्स के समानुपाती होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घरेलू उपकरण एसी में समांतर में जुड़े होते हैं क्योंकि, अब देखो अपनी जो घरेलू वायरिंग होती है वो आपकी समांतर क्रम में की जाती है। जितने भी घरेलू उपकरण लगते हैं वो किस क्रम में लगते हैं, समांतर क्रम में लगते हैं। अब देखो इसका कारण, यदि आप लोग सीरीज में लगा देंगे तो सीरीज में लगाने से प्रत्येक उपकरण के सिरों पर वोल्टेज का मान अलग अलग होगा, तो वोल्टेज रेटिंग अलग अलग नहीं होगी। जो भी उपकरण बन रहे हैं वो समान वोल्टेज के बन रहे हैं। सिंगल फेज में मान लीजिए रेटिंग 230 वोल्टेज की है, तो सभी उपकरणों की वोल्टेज रेटिंग लगभग कितनी मिलेगी आपको, 230 वोल्टेज मिलेगी। और सीरीज में यदि आप एक उपकरण को बंद करेंगे, एक उपकरण को यदि आप लोग बंद कर देंगे तो आपके सभी उपकरण क्या हो जाएंगे, आपके बंद हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि समांतर क्रम में इसलिए अपन संयोजित करते हैं कि प्रत्येक उपकरण को वोल्टेज का मान समान मिल जाए और अपनी क्षमता के अनुसार वो क्या कर सके, पावर को कंज्यूम कर सके। इसलिए अपन सभी उपकरणों को क्या करते हैं, समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है, प्रत्येक उपकरण का प्रचालन एक दूसरे से अलग होता है। मतलब
अलग अलग उपकरणों की अलग अलग शाखाएं होती हैं, अलग अलग कंट्रोल होता है, अलग अलग पावर के अनुसार वो करंट ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा भाई, प्रत्येक उपकरण का प्रचालन एक दूसरे से अलग होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक सर्किट दिया गया है कि परिपथ में I1 व I2 होगी। तो देखो यहाँ टोटल करंट आप लोगों को 9 एम्पीयर दी गई है। इस शाखा में 3 ओम का रेजिस्टेंस है और इस शाखा में आपका 6 ओम का प्रतिरोध दिया गया है। I1 निकालनी है आप लोगों को और आपको I2 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो आपको ये पता है कि I निकालने के लिए क्या होता है भाई, सूत्र V/R होता है। अब देखो इस सर्किट में नहीं तो आपको वोल्टेज दिया गया है और नहीं आपको बहने वाली करंट है, नहीं दी गई है, टोटल करंट दी गई सिर्फ आपको 9 एम्पीयर। तो देखो दोनों प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो पहले तो मैं इसका R इक्विवेलेंट निकालूंगा, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा ऊपर तो गुणा और नीचे इन दोनों का जोड़। तो 6 में 3 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा भाई, 9 मिल जाएगा। सॉरी ये इस तरीके से नहीं होगा, हाँ भाई। तो देखो यहां से यदि अपन R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि ऊपर तो गुणा, तो देखो 6 है और गुणा कितना हो जाएगा आपका 3 और नीचे दोनों का जोड़, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा आपका, जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 से ये 9 कितनी बार कट जाएगा भाई, 3 बार, और 3 का भाग 6 में कितनी बार चला जाएगा, 2 बार। तो इस परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध है वो आप लोगों को कितना मिल रहा है भाई, 2 ओम मिल रहा है। अब देखो अपने को वोल्टेज मिल जाएगा। 3 और 6 का तुल्य प्रतिरोध अपन ने 2 मिल गया और यहाँ पर जो बहने वाली करंट है, कुल करंट है वो आपको कितनी मिल गई भाई, 9 एम्पीयर की मिल गई। तो देखो V बराबर क्या होता है भाई आपका, IR होता है। तो देखो I का मान, V बराबर IR होता है, तो I का मान अपने को दिया गया, कितना दिया गया भाई 9, और R आप लोगों ने कितना निकाल लिया भाई 2। तो इस परिपथ को दिया गया वोल्टेज कितना वोल्टेज हो गया भाई, 18 वोल्टेज हो गया। अब देखो इस सर्किट में करंट निकालनी अपने को I1, तो I1 के लिए मैं लिख सकता हूं V/R। V का मान आप लोगों ने 18 निकाला है और यहाँ पर प्रतिरोध का मान कितना दिया गया भाई 3। 18 में 3 का भाग देंगे तो आपको धारा कितनी मिलेगी मेरे भाई, 6 एम्पीयर मिल जाएगी। और दूसरी आप लोग क्या निकालेंगे भाई, I2। तो I2 वोल्टेज का मान तो 18 ही है और प्रतिरोध का मान कितना भाई 6 है। तो 18 में 6 का भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 3 एम्पीयर। तो पहली करंट I1 है वो तो 6 आ रही है और I2 वो कितनी आ रही है आपकी, 3 आ रही है। तो पहले ऑप्शन में आपको सही जवाब दिया गया है 6 एम्पीयर और 3 एम्पीयर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। KWH इकाई है, किलोवाट हावर किसकी इकाई है। तो देखो किलोवाट हावर है वो किसकी इकाई है भाई, ऊर्जा की। ऊर्जा की इकाई किस में मापी जाती है, KWH में। तो अपन कह सकते हैं कि 1 KWH बराबर क्या होता है भाई आपका, 1 यूनिट होता है। और 1 यूनिट को अपन कह सकते हैं भाई 1 BOT के नाम से जानते हैं। और यदि आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि 1 KWH में जूल बताइए, तो आप लोग बताएंगे 3 × 6 × 10 की पावर 5 जूल। 3 × 6 × 10 की पावर 5 जूल। पॉइंट लेंगे तो 5 नहीं होगा, सॉरी ये आपका 6 हो जाएगा, 10 की पावर 6 जूल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ भाई इस क्वेश्चन में देखते हैं अपन एक संधारित्र में संचित ऊर्जा को निरूपित कर सकते हैं। भाई संधारित्र में आपकी वैद्युत स्थितिक ऊर्जा स्टोर होती है और उसका सूत्र होता है भाई E बराबर 1/2 CV²। उसका सूत्र क्या होता है भाई, E बराबर 1/2 CV²। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन में CV²/2 दे रखा है, तो अपन इसको भी लिख सकते हैं CV²/2, क्योंकि इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं भाई संधारित्र के अंदर जो ऊर्जा स्टोर होगी वो आपकी CV²/2 कह दो या फिर आप 1/2 CV² कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अर्धचालकों में अर्धचालक पदार्थों में कौन सा बंध पाया जाता है। तो देखो अर्धचालक जो पदार्थ होते हैं वो जनरली आप लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम लेते हो। तो देखो इनके ऊपर यदि आपका टेम्परेचर का मान बढ़ाते हैं,
टेम्परेचर का मान बढ़ाते हैं तो इनका प्रतिरोध में क्या होती है भाई, कमी होती है। इसलिए इन्हें ऋणात्मक ताप गुणांक पदार्थ के नाम से जाना जाता है। और इनकी जो क्रिस्टलीय जालीय संरचना होती है उसमें जो बंध बनते हैं उन्हें अपन किसके नाम से जानते हैं भाई, सहसंयोजक बंध के नाम से जाना जाता है, जिन्हें अपन कोवोलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। तो अर्धचालक पदार्थ में कौन सा बंध पाया जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है कि सेमीकंडक्टर में कोवोलेंट बॉन्ड बोले तो सहसंयोजक बंध पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्न परिपथ में 14.5 ओम परिपथ के सापेक्ष वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। तो देखो इस परिपथ को देखो 200 वोल्टेज की तो आप लोगों की सप्लाई दे रखी है और 14.5 ओम का ये परिपथ प्रतिरोध इसमें लगा हुआ है और सर्किट आप लोगों को दिख रहा है भाई कौन सा क्रम है भाई, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में वोल्टेज का मान अलग अलग होगा। ये मान लीजिए V1 है और ये आपका V2 है और ये मान लीजिए आपका V3 है। इन तीनों पर होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का कुल मान किसके बराबर होगा, इस 200 वोल्टेज के बराबर होगा। लेकिन अपने को तो ये कहा गया है कि भाई 14.5 ओम का जो प्रतिरोध है वो कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा। तो देखो मैं आपको ये कहना चाहूँ कि श्रेणी क्रम में बहने वाली धारा का मान तो क्या होगा भाई, समान होगा। तो मैं V1 के लिए निकालना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, IR1 हो जाएगा, क्योंकि R1 ये मान लीजिए, R2 ये मान लीजिए, R3 ये मान लीजिए। अब देखो I निकालने के लिए क्या होगा भाई, आपका V/R होगा। R क्या होगा, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान क्या होता है भाई, जुड़ता है। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान क्या होगा, 14.5 और 26.5 को आप लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 41 और 41 और 60 कितना हो जाएगा भाई आपका 101। तो इस सर्किट का जो तुल्य रेजिस्टेंस है R है वो कितना ओम मिल रहा है अपने को, 101 ओम मिल रहा है। अब देखो यहां से आप I निकालना चाहेंगे तो वोल्टेज का मान तो 200 है और प्रतिरोध का मान आप लोगों ने कितना निकाल लिया भाई, 101 निकाल लिया। तो 200/101 एम्पीयर क्या मिल गई आपको, इस परिपथ में बहने वाली धारा मिल गई। अब अपने को तो IR1 मान निकालना V1 का। तो देखो I की जगह मैं लिख सकता हूं आपका 200/101 और R1 की जगह मैं कितना लिखूंगा भाई, 14.5 लिख दूंगा। यहां मैंने कितना लिख दिया भाई आपका 14.5 लिख दिया। अब आप लोग इसे हल करेंगे, यदि ये 100 होता तो 200 में पूरा पूरा भाग वो कितनी बार चला जाता, आपका 2 बार चला जाता। लेकिन आपका ये वैल्यू 2 से थोड़ी सी क्या आएगी आपकी, कम आएगी। आप 2 को यदि 14.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा भाई, 14.5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग आपको कितना मिल जाएगा भाई, 29 वोल्टेज मिल जाएगा। आना तो कुछ ये 29 से कम चाहिए, लेकिन अपने को ऑप्शन में कितना वोल्टेज दे रखा है भाई, 29 वोल्टेज दे रखा है। तो अपन कह सकते हैं भाई 14.5 ओम का प्रतिरोध है वो कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा भाई, लगभग आपका 29 वोल्टेज वो ड्रॉप करेगा। बढ़िया शानदार सा क्वेश्चन है। कई बार आ जाता है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन होने की वजह से स्टूडेंट गलत कर देते हैं, लेकिन इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्रत्येक प्रतिरोध पर श्रेणी क्रम में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ज्यावक्रीय तरंग का आकृति गुणांक क्या होगा। मैंने आप लोगों को पहले ये क्वेश्चन बता दिया है कि आकृति गुणांक या फिर रूप गुणांक, उसको अपन क्या कहते हैं भाई, फॉर्म फैक्टर के नाम से जानते हैं। जो क्या होता है, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का अनुपात होता है। और जो आपकी ज्यावक्रीय तरंग होती है, साइन वेव होती है, उसके लिए उसका मान कितना होता है भाई, 1.11। सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन और सबसे ज्यादा स्टूडेंट इसी को सही करके आते हैं क्योंकि लगभग माइंड में रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि परिपथ की कुल चालकता बताइए। तो देखो भाई चालकता निकालनी है। चालकता के लिए आप लोगों ने पढ़ रखा है कि चालकता वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है और चालकता को आप लोग किसे दर्शाते हैं भाई, जी से दर्शाते हैं। तो आप लोग क्या कहते हैं भाई, जी बराबर क्या होता है भाई आपका 1/R होता है। अर्थात अपन कहेंगे कि प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो चालकता कम होगी और प्रतिरोध का मान कम होगा तो चालकता आपकी बढ़ेगी। अब देखो तीनों प्रतिरोध 10 ओम वाला, 2 ओम वाला और 1 ओम वाला, ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं आपके, समांतर क्रम में। तो अपन कह सकते हैं कि इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध है वो 1 से क्या आएगा भैया आपका, कम आएगा। तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे अपन 1/R बराबर, मैं लिख सकता हूं 1/10 प्लस 1/2 प्लस 1/1। 1/R बराबर
लघुत्तम लेऊंगा तो कितना आ जाएगा भाई 10 आ जाएगा 1, और 10 में 2 का भाग कितनी बार भाई 5 बार, और 10 में 1 का भाग कितनी बार भाई 10 बार। 10 5 15 और 1 16। तो R बराबर में लिख सकता हूं भाई 10 बटे, R बराबर कितना हो जाएगा भाई आपका 10 बटे 16 ओम। इस सर्किट का मेरे को क्या मिल गया भाई रेजिस्टेंस मिल गया। अब देखो आपने कहा है कि चालकता और प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है, प्रतिरोध का मान आप लोगों ने निकाल लिया, तो मैं लिखूंगा भाई 1 बटा R, और R की वैल्यू आप लोगों ने कितना निकाला भाई 10 बटे 16। इसको हल करेंगे तो 16 ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे, 16 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा भाई आपका 1.6। और चालकता की इकाई क्या होती है भाई महो, चालकता की इकाई क्या होगी आपकी महो। महो हो सकती है फिर आपकी साइमन हो सकती है, महो भी हो सकती है या फिर आपकी साइमन भी इसकी इकाई हो सकती है। तो इसका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, ये सूत्र याद रखना है और आपको तीनों का समांतर का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त कर लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया है कि एक 120 डीसी मोटर जिसका आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम दिया गया है और प्रतिकारी विद्युत वाहक बल 110 वोल्ट है, उसके द्वारा खींची गई विद्युत धारा का मान बताइए। तो देखो एक डीसी मोटर दी गई है जिसमें वो कह रहा है कि उसको चलाने के लिए 120 वोल्टेज दे रहे हैं और उसके आर्मेचर के अंदर 110 वोल्टेज पैदा हो रहा है, जिसे अपन प्रतिकारी विद्युत वाहक बल भी कह रहे हैं और उसे अपन बैक ईएमएफ के नाम से भी जानते हैं। तो देखो बैक ईएमएफ और आर्मेचर का प्रतिरोध और सप्लाई वोल्टेज का मान दिया गया है। तो देखो डीसी मोटर के बैक ईएमएफ की बात करते हैं तो सूत्र होता है आपका EB बराबर VL माइनस IA RA, ये सूत्र होता है भाई। अब यदि यहाँ से आप लोग IA का मान निकालना चाहेंगे तो VL, IA इधर आए तो प्लस का हो गया और EB उधर जाते किसका हो जाएगा भाई माइनस का, और इसके जो गुणाम्य वो किसके बटे में, इसके बटे में आ जाएगा RA। तो देखो VL का मान आप लोगों को दिया हुआ है कितना भाई 120, और बैक ईएमएफ का मान EB का मान कितना दिया गया आपको 110 दिया गया है, और आर्मेचर का प्रतिरोध कितना दिया गया भाई 0.5 ओम दिया गया। आप लोग इसे हल कर लीजिए, 120 में 110 जाएगा तो कितना बचेगा 10, और नीचे कितना भाई 0.5, पॉइंट हटाया तो एक 0 ऊपर लग गया। 100 में यदि आप लोग 5 का भाग देंगे तो कितना मिलेगा भाई 20। तो अपन लोग कहेंगे कि जो ये मोटर है वो आपकी 20 एम्पीयर का करंट है खींचेगी, अर्थात उसका आर्मेचर है वो कितनी करंट खींचेगा भाई 20 एम्पीयर की करंट खींचेगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इस सूत्र की आवश्यकता होगी, तो ये चीज़ आप जरूर समझें। मेरे प्लेलिस्ट में चैनल के ऊपर है पूरी प्लेलिस्ट डीसी मोटर की डाली गई है, और यदि डीसी मोटर आपको अच्छी तरीके से समझना है तो बिल्कुल आप चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट को देखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी की आरएमएस आउटपुट होता है। तो देखो पूर्ण दिष्टकारी बोलेंगे अपन फुल वेव रेक्टिफायर को, और फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है वो अपने को मिलता है Vm/√2। क्या मिलेगा भाई Vm/√2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरचॉफ के वोल्टता सिद्धांत को कहा जाता है। तो किरचॉफ का वोल्टता सिद्धांत अर्थात बोलेंगे अपन केवीएल को अपन लोग देखो भाई द्वितीय नियम से भी जानते हैं, इसे द्वितीय नियम के नाम से भी जाना जाता है, और इसे लूप नियम के नाम से भी जाना जाता है, और इसे वोल्टेज के लिए लागू होता है तो अपन कहते हैं कि ये वोल्टता नियम भी होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इसे ऊर्जा संरक्षण नियम के नाम से जाना जाता है। तो जो किरचॉफ का दूसरा नियम है वोल्टता सिद्धांत वाला नियम है, उसको अपन ऊर्जा संरक्षण के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 60 सेकंड में एक चालक में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो चालक में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। तो देखो चालक में धारा प्रवाहित निकालनी और आवेश का मान दिया गया है, तो I बराबर क्या होता है भाई आपका Q/T। आवेश का मान 120 कूलाम दिया गया है, और T समय है वो आपको कितनी सेकंड दी गई है 60 सेकंड दी गई है। 120 में 60 का भाग देंगे तो कितना आएगा भाई 2, और विद्युत धारा की इकाई क्या होगी 2 एम्पियर।
2 एम्पीयर ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आपको मिल सकता है भाई आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम, और समय की इकाई क्या होती है भाई, सेकंड। तो अपन लोग कह सकते हैं कि उस में बहने वाली जो करंट है उसका मान कितना एम्पीयर मिलेगा, मेरे को 2 एम्पीयर का मान मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी संख्या में ये आपको बिट दी गई है 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 में बाइट से होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक तो देखो आपका बिट होगा और एक होगा आपका देखो बाइट। तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखेंगे, बाइट आपका बड़ा होता है और बिट आपका छोटा होता है। तो अपन कहते हैं कि एक बाइट के अंदर कितने बिट होते हैं भाई, 8 बिट होते हैं। कितने बिट होते हैं भाई, 8 बिट होते हैं। तो ये क्या है, आपके सभी हैं वो बिट दिए गए हैं, तो आप इनको काउंट कर लीजिए। आपको ये तो पता है भाई एक बाइट में 8 बिट होते हैं, और एक जो निबल है उसमें कितने बिट होते हैं भाई, 4 बिट होते हैं। तो देखो आप इसे काउंट करेंगे तो 3 3 और 3 6 और 9 12 और ये 15 और ये कितना हो गया भाई, 16 हो गया। तो 16 बिट है। एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है, तो 2 बिट, इसमें बाइट कितनी पाई जाएगी भाई, आपकी 2 बाइट होगी। अर्थात इन बिटों में आपको बाइट कितने मिल जाएंगे भाई, आपको 2 मिल जाएंगे। तो ये आपके आज के क्वेश्चन थे। आपको पसंद आए तो चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।